ओके। हर हर महादेव, जय महाकाल। वेलकम बैक टू महाकाल आनंद। आज के महाकाल विजडम में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स के एक ऐसे पैटर्न की जो बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। आप किसी पर्सन के साथ हो, कनेक्शन भी है, केमिस्ट्री भी है, गुड मोमेंट्स भी हैं, लेकिन जब बात इमोशंस की आती है, आपको लगता है जैसे आप बार बार एक ही चीज़ मांग रहे हो। थोड़ा और ओपन अप करो, बताओ तुम क्या फील कर रहे हो। सो बेसिकली यू कीप एक्सपेक्टिंग देम टू बी इमोशनली अवेलेबल टू यू, टू एक्सप्रेस मोर what is going on inside them. हमारे रिलेशनशिप को डिफाइन करो, सो दैट्स ऑल्सो योर एक्सपेक्टेशन। जब मैं अपसेट हूँ तो मेरे साथ इमोशनली प्रेजेंट रहो, और धीरे धीरे एक स्ट्रेंज सिचुएशन बन जाती है। आप रिलेशनशिप में होते हुए भी इमोशनली अकेला फील करने लगते हो। तो क्वेश्चन ये है, क्या सामने वाला आपकी केयर नहीं करता है, या वो इमोशनली अनअवेलेबल है? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपकी प्यार किसी इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन को इमोशनली अवेलेबल बना सकती है? आज इसी डिफरेंस को गहराई से समझते हैं। Now, as you can see on the screen, so we have the image. So first is emotional availability. Emotional availability होता क्या है? What it really means. So when we connect emotionally, when we show vulnerability, when we communicate our feelings truly, and when we are present in the relationship emotionally and mentally, and then when there is support and the repair. सो इमोशनल अवेलेबिलिटी का सिंपल मतलब है कि किसी रिलेशनशिप में इमोशनली कनेक्ट कर पाना, अपनी फीलिंग्स को रिकॉग्नाइज करके एक्सप्रेस कर पाना, और दूसरे पर्सन की इमोशनल रियलिटी के साथ भी प्रेजेंट रह पाना। इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन के लिए ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हो सकती हैं। डीप कॉन्वर्जेशंस, वल्नरेबिलिटी, कमिटमेंट, इमोशनल सपोर्ट, कन्फ्लिक्ट के बाद रिकनेक्ट करना, या सिंपली ये कह पाना कि मैं हर्ट हूँ, मैं स्केर्ड हूँ, तुम मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन है, इमोशनली अनअवेलेबल होने का मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि पर्सन को फीलिंग्स ही नहीं है। कभी कभी फीलिंग्स होती हैं, लेकिन उन फीलिंग्स के साथ कंफर्टेबली कनेक्ट करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए केयर और इमोशनल अवेलेबिलिटी एक ही चीज़ नहीं है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन whether the person cares for you or emotionally available for you. Now let's move to the next scenario. So now here we are going to discuss how care is not equal to emotional availability. That means they both are not same, right? As we discussed just now. Now care is directly connected to the capacity. ये distinction बहुत important है. They may care about you but may struggle to show up emotionally. So feelings can exist but emotional depth is hard to sustain. ये डिस्टिंक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप किसी पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हो, वो आपको जेन्युइनली केयर भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि वो एक इमोशनली अवेलेबल रिलेशनशिप मेंटेन करने के कैपेबल हैं। इमेजिन कीजिए आपका पार्टनर आपके साथ खुश है, आप दोनों हंसते हैं एक साथ, डेट्स पर जाते हैं, डेट्स भी अच्छी जाती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जैसे ही आप पूछते हो तुम एक्चुअली हमारे रिलेशनशिप को कैसे देखते हो, सडनली देर इज़ अ साइलेंस, और देर इज़ अ टॉपिक चेंज, और दे टेक इट इन जोक। आई डोंट नो, दैट मे बी देयर रिएक्शन। वाई डू वी हैव टू लेबल एवरीथिंग अनदर रिएक्शन? या फिर कॉन्वर्जेशन ही अवॉइड कर देना। यहाँ प्रॉब्लम नेसेसरली फीलिंग्स की एब्सेंस नहीं है, प्रॉब्लम हो सकती है इमोशनल डेप्थ को सस्टेन करने में डिफ़िकल्टी। Now, what are the 7 signs of emotionally unavailable partners? So now the first sign here is avoids deep conversation. So
Emotionally unavailable partners usually avoid deep conversations. Inconsistent emotional behavior. Then there is a discomfort with the commitment, difficulty expressing their feelings, prioritize independence over intimacy, and they get defensive or shut down in conflicts. Unavailable during your emotional needs. So they are not able to meet your emotional needs because they are not able to express, they are not able to listen how you are feeling, and they are not able to console you also. अब एक दो आइसोलेटेड इंसिडेंट्स को देखकर किसी को इमोशनली अनअवेलेबल लेबल नहीं करना चाहिए. कंसर्न तब ज़्यादा मीनिंगफुल होता है जब ये बिहेवियर्स रिपीटेडली और कंसिस्टेंटली अपीयर हो. तो देखिए इन 7 पैटर्न्स को. सो फर्स्ट इज डीप कॉन्वर्जेशन से बचना. दे अवॉइड डीप कॉन्वर्जेशंस. आप सीरियस इमोशनल टॉपिक स्टार्ट करते हैं और कॉन्वर्जेशन सडनली जोक बन जाती है. दैट मीन्स दे आर अवॉइडिंग योर feelings. They are avoiding those deep emotional conversations because they are not comfortable. As simple as that. Second is inconsistent emotional behavior. कभी बहुत वार्म, कभी बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखाना, प्यार दिखाना, कभी completely distant. और आपको समझ ही नहीं आता कि आप एक्चुअली कहाँ स्टैंड कर रहे हो. So that is again a problem. Commitment से discomfort. प्लान्स बनाना वेरी डिफ़िकल्ट. फ्यूचर डिस्कस करना वेरी डिफ़िकल्ट. रिलेशनशिप को डिफाइन करना भी डिफ़िकल्ट. सो दैट इज़ what the discomfort with the commitment indicates. So they may be difficult and they may not feel comfortable making plans, discussing the future, or defining the relationship status. नेक्स्ट इज डिफ़िकल्टी एक्सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स. सो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है. आप पूछते हो व्हाट आर यू फीलिंग और आंसर होता है आई डोंट नो. नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजेज इंडिपेंडेंस ओवर इंटीमेसी. इंटीमेसी के बदले कॉन्स्टेंट डिस्टेंस. स्पेस हेल्दी है, दैट इज़ व्हाट दे फील कॉन्स्टेंटली. लेकिन अगर हर इमोशनल क्लोजनेस को रिपीटेडली डिस्टेंस के थ्रू हैंडल किया जाए तो पैटर्न को ऑब्जर्व करना ज़रूरी है. बिकॉज दैट्स नॉट हाउ यू कैन सस्टेन a stable relationship, right? Next is defensiveness या shutdown. So during the conflicts they either get defensive or completely shut down. आप प्रॉब्लम्स डिस्कस करने की कोशिश करते हो और सामने वाला इमिडिएटली डिफेंसिव हो जाता है, इरिटेटेड हो जाता है या completely साइलेंट हो जाता है. So that is your indication or the sign of your partner being emotionally unavailable. Next is unavailable during your emotional needs. Emotional support से complete absence. आप vulnerable हो, आपको comfort चाहिए और सामने वाला emotionally present होने की बजाय distance create कर लेता है. Now that is another issue. Now look at your experience and don't forget the other side. Their behavior and your experience, how they are interconnected. So how they behave leads to your overthinking, confusion, self-doubt, and loneliness. So their behavior directly impacts your feelings. It directly impacts how you experience in the relationship. You may tend to overthink. You may be confused. What's the exact status of the relationship? Where do you stand? You may delve into the self-doubt or you may experience loneliness. अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, कभी कभी हम इतना फोकस करते हैं कि वो इमोशनली अनअवेलेबल है या नहीं कि हम ये देखना भूल जाते हैं कि इस रिलेशनशिप में मैं क्या एक्सपीरियंस कर रहा हूँ. क्या आप कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक करते हो? उसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? उसका टोन चेंज क्यों हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कहा? मे बी मैं ज़्यादा डिमांड कर रहा हूँ, मे बी मुझे थोड़ा और पेशेंट होना चाहिए. और धीरे धीरे आप अपनी इमोशनल नीड्स को रिड्यूस करना शुरू कर देते हो. आप पहले कनेक्शन मांगते हो, अब सिर्फ बेसिक कम्युनिकेशन मांग रहे हो. सो यू आर नैरोइंग डाउन योर रिक्वायरमेंट्स एंड यू आर नैरोइंग डाउन योर सेल्फ वर्थ एज वेल. You have stopped giving priority to your emotional needs. You have stopped setting the right expectations in the relationship. That is what the outcome is. पहले कंसिस्टेंसी चाहिए थी, अब एक रिप्लाई मिल जाए तो ही काफ़ी है. पहले इमोशनल इंटीमेसी नॉर्मल लगती थी,
अब उसका एक स्मॉल मूवमेंट भी बहुत बड़ा लगने लगता है। और यहीं हमें रुक कर देखना चाहिए कि क्या मेरी नीड्स एक्चुअली अनरीजनेबल है या मैं रिपीटेडली अनअवेलेबल बिहेवियर को एकोमोडेट कर रहा हूँ। सो दैट क्वेश्चनिंग शुड बी देयर। नाउ दिस टेंड्स टू put you into the self blame loop. Maybe I am the problem. That's what you start thinking because of their behavior. Their distance leads to your confusion, your self analysis, and then you tend to think, I am the problem, and then you try to over adapt. So, whatever they give is okay for you. You just crave for a small conversation. Initially, you wanted consistency, but then you end up being happy with a small chat. That's it. So you have reduced your needs just to be the part of that relationship, just to be adjusting. So their distance has directly led to over adaptation, and this cycle continues. और यहाँ एक डेंजरस लूप शुरू हो जाता है। उनका डिस्टेंस, आपका कन्फ्यूजन, आपका सेल्फ एनालिसिस। मे बी मैं बहुत ज़्यादा नीडी हूँ, मे बी मुझे एक्सपेक्टेशंस कम करनी चाहिए, मे बी अगर मैं बेटर कम्युनिकेट करूँ, मे बी अगर मैं इनफ प्यार दूँ। और फिर आप रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस करने के बजाय रिलेशनशिप को सॉल्व करने लग जाते हो। आप पर्सन को समझने में घंटों बिता देते हो। उनके चाइल्डहुड को समझना, उनके डर को समझना, उनके अटैचमेंट स्टाइल को समझना, उनके पास्ट को समझना। और ये अंडरस्टैंडिंग यूज़फुल हो सकती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद एक क्वेश्चन पूछना ज़रूरी है। मैं उन्हें समझ रहा हूँ, लेकिन क्या वो मुझे मीट भी कर पा रहे हैं या नहीं? दैट इज़ इम्पोर्टेंट। Now, next is, what are the possible routes, but not the excuses? Why someone becomes emotionally unavailable? What is a possible underlying reason? Where did it originate from? It can be childhood environment. It can be because of past hurts and betrayals. Maybe the fear of vulnerability led to this, or they learned beliefs that feelings are weakness. They may have never learned emotional communication, or maybe they are into some stressful grief or crisis situation. So these are the possible reasons why they are behaving or why they tend to act emotionally unavailable. इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का एक सिंगल यूनिवर्सल कोज नहीं है। किसी पर्सन ने चाइल्डहुड में इमोशंस को ओपनली डिस्कस करते हुए शायद देखा ही नहीं। किसी को वल्नरेबिलिटी अनसेफ लगी हो, किसी प्रीवियस रिलेशनशिप में बिट्रेल हुआ हो, किसी ने सीखा हो कि फीलिंग्स को शो करना एक वीकनेस है, या सिंपली उन्हें कभी इमोशनल कम्युनिकेशन सिखाई ही नहीं गई। और कभी कभी इमोशनल डिस्टेंस टेम्पररी भी हो सकता है, मे बी बिकॉज दे आर जस्ट गोइंग थ्रू अ स्ट्रेसफुल grief or crisis situation in their current situation. Major life problems can be the reason, breakup can be the reason, family crisis can be the reason. इसलिए एक डिफ़िकल्ट वीक और एक लॉन्ग टर्म इमोशनल पैटर्न सेम चीज़ नहीं है। पैटर्न को टाइम के अक्रॉस देखो, पैटर्न को कंसिस्टेंटली ऑब्जर्व करो, एंड देन कम टू अ कंक्लूजन। Now, how does the distance cycle form? इमोशनल अनअवेलेबिलिटी का साइकिल कैसे फॉर्म होता है? आप कनेक्शन को सीख करते हैं, सो यू सीक कनेक्शन, दे फील ओवरवेलम्ड बिकॉज ऑफ योर सीकिंग, एंड देन दे विड्रॉ. That leads to you feeling anxious and constantly seeking reassurance. Then they create more distance, and as a result of that, you feel rejected. Then you again tend to seek connection more. आप कनेक्शन सीख करते हो, पार्टनर ओवरवेल्म्ड फील करता है, पार्टनर विड्रॉ करता है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट, एंड उस वजह से आप और एंक्शियस फील करते हो, आप और रीएश्योरेंस सीख करने लगते हो, पार्टनर और ज़्यादा डिस्टेंस क्रिएट करता है, आपको रिजेक्टेड फील होता है, और दोनों और स्ट्रॉन्गली अपने पैटर्न्स में चले जाते हैं। ये चेज विड्रॉ डायनामिक, रनर चेजर डायनामिक
के साथ ओवरलैप करता है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन अवॉइडेंट अटैचमेंट स्टाइल वाला हो ये ज़रूरी नहीं है। लेबल्स एक्सप्लेनेशन नहीं है, बिहेवियर को ऑब्जर्व करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ इंटेंशन वर्सेस कैपेसिटी। इंटेंशन से ज़्यादा कैपेसिटी इम्पोर्टेंट है। Intention is they may have good intentions for you, but capacity, when it comes to capacity, they may have limited emotional capacity. So they may have good intentions for you, but the capacity to accommodate your emotional needs may not be enough. So look at what they can consistently do, not just what they say. Don't go for the words, go for the actions, and then conclude your presence और देयर प्रेजेंस इन द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में एक डिफ़िकल्ट सच ये है कि किसी पर्सन के इंटेंशंस अच्छे हो सकते हैं लेकिन उनकी इमोशनल कैपेसिटी लिमिटेड हो सकती है। वो कह सकते हैं कि आई केयर अबाउट यू और शायद वो सच बोल रहे हों, लेकिन अगर रिलेशनशिप रिपीटेडली आपको इमोशनली अनसपोर्टेड फील करा रहा है तो सिर्फ इंटेंशन काफ़ी नहीं है, आपको दोनों देखने हैं। what do they feel or what can they consistently do. Both things are important in a relationship because relationship सिर्फ फीलिंग से नहीं बनता, it also requires communication, reliability, emotional presence, repair and consistency. Now change is possible but requires them. What does that mean? Can an emotionally unavailable person change? Yes, change is possible, but it requires their efforts. They should consciously decide to change their patterns, to work on their patterns, and to heal their patterns, their behaviors, which are unhealthy. हाँ, इमोशनल अनअवेलेबिलिटी परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है। पर्सन चेंज कर सकता है, लेकिन पर्सन को खुद चेंज करने के लिए विलिंग होना ज़रूरी है। और यहाँ एक लाइन याद रखिए, यू कैन नॉट डू समवन एल्सेस इमोशनल वर्क फॉर देम। नाउ हीलिंग देम is their responsibility. It's their work that they have to do. You cannot do that. This is something you should keep in mind. Don't try to fix them. You can only fix yourself. Fixing them is their responsibility. Fixing them is only possible when they decide to do the same. आप उन्हें समझ सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो, सेफ कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, लेकिन आप उनकी जगह वल्नरेबिलिटी चूज़ नहीं कर सकते। आप उनकी जगह थेरेपी नहीं कर सकते। आप उनकी जगह इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते। चेंज तब स्टार्ट होता है जब वो खुद पहचाने उस चीज़ को, अपने फॉल्ट्स को, अपने अनहेल्दी पैटर्न्स को, अपने अनहेल्दी बिहेवियर्स को, एंड समथिंग in the way I connect with the people isn't working and I want to work on it. That should be the attitude. So they need to be aware of their patterns and then there should be an effort from their side to work. They should work on that and they should keep practicing and form a consistent behavior. That's how the change happens. You cannot do someone else's emotional work for them. This is something they have to take the accountability and do it. Now, what you can do in the relationship? You can name the pattern, observe but don't accuse. So you can observe their patterns and help them understand what patterns they are operating from. Communicate your needs clearly. You can communicate your needs, what exactly is expectation in the relationship. Set boundaries. That is important, very important. Observe their response and actions. Observe how they react to you setting the boundaries. Do they get defensive? Do they act weird? Or do they respect your boundaries? That is very important. And take care of your life and identity. Don't narrow yourself down in the relationship. You should be clear in what you need or what is your expectation in the relationship before jumping into it. तो अगर आप इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप क्या कर सकते हो? एक्यूजेशन नहीं करना, ऑब्जर्व करना है। आई नोटिस दैट व्हेन वी डिस्कस इमोशनल टॉपिक्स यू टेंड टू शट डाउन। दिस मे बी योर स्टेटमेंट। अपनी नीड्स को क्लियरली कम्युनिकेट करो। आई नीड इमोशनल कम्युनिकेशन टू फील कनेक्टेड।
दैट कैन बी अ पॉसिबल स्टेटमेंट. बाउंड्री इस्टेब्लिश करो. बाउंड्री का मतलब तुमसे ऐसा ही बिहेव करना पड़ेगा नहीं. बाउंड्री का मतलब ये है कि ये रिलेशनशिप में मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है. सो यू नीड टू बी क्लियर what is acceptable for you in the relationship and what is not, and communicate that clearly to the other person. Then response को observe करो. when you set boundaries, how do they respond or how do they react? क्या वो समझने की genuine effort करते हैं? क्या वो धीरे धीरे ओपन अप करने की कोशिश करते हैं? क्या बिहेवियर में ग्रेजुअली चेंज दिखता है या सिर्फ प्रॉमिसेस ही रिपीट हो रहे हैं? सो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू ऑब्जर्व. अपनी लाइफ को रिलेशनशिप के अराउंड कोलैप्स मत होने दो. हर अपनी पूरी फोकस, अपनी पूरी एनर्जी उस रिलेशनशिप में मत डालो. देयर इज़ अ लाइफ आउटसाइड ऑफ दैट रिलेशनशिप फॉर यू. सो कीप फोकसिंग ऑन द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, लाइक go with the friends, pursue your hobbies, come do your work, do spiritual practices, set personal goals. आपकी आइडेंटिटी रिलेशनशिप से बड़ी है. दैट इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड. नाउ व्हाट इज लव वर्सेस फिक्सिंग? एम आई लविंग दैम और ट्राइंग टू फिक्स दैम? देयर इज अ डिफरेंस. प्यार का मतलब है एक्सेप्टिंग देयर प्रेजेंट रियलिटी. फिक्सिंग का मतलब है ट्राइंग टू चेंज देयर पर्सनैलिटी और पोटेंशियल. सो लिव इन रियलिटी बट नॉट जस्ट इन पोटेंशियल. आप एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, क्या मैं इस पर्सन को प्यार कर रहा हूँ या मैं उनके पोटेंशियल को प्यार कर रहा हूँ? डिफरेंस बहुत बड़ा है. आप सोच सकते हो वंस दे हील, वंस दे ट्रस्ट मी, वंस दे अंडरस्टैंड हाउ मच आई लव दैम, वंस दे रियलाइज आई एम डिफरेंट, वंस दे बिकम इमोशनली अवेलेबल, और फिर रिलेशनशिप प्रेजेंट रियलिटी पर नहीं फ्यूचर पॉसिबिलिटी पर चलने लगता है. होप इज़ इम्पोर्टेंट, नो डाउट, लेकिन रिलेशनशिप को सिर्फ पोटेंशियल पर सस्टेन करना डेंजरस होता है. आपको पर्सन के करंट बिहेवियर को भी देखना है. नाउ व्हाट इज द साक्षी भाव, द पावर ऑफ विटनेसिंग, विच इज बेसिकली द स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ऑफ इमोशनल अनअवेलेबिलिटी. ऑब्जर्व द इमोशन, क्रिएट अ स्पेस एंड देन चूज कॉन्शियसली हाउ यू रिस्पॉन्ड. यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात है साक्षी भाव. विटनेस कॉन्शियसनेस मतलब अपनी इमोशंस को सप्रेस करना नहीं और ना ही उनके अकॉर्डिंग इमिडिएटली एक्ट करना. बस ऑब्जर्व करना इन साइलेंस. अभी मुझे रिजेक्शन फील हो रहा है, जस्ट ऑब्जर्व. अभी मुझे चेस करने की अर्ज हो रही है, जस्ट ऑब्जर्व. अभी मुझे उनके बिहेवियर को जस्टिफाई करने की अर्ज हो रही है, ऑब्जर्व. अभी मुझे फियर हो रहा है कि अगर मैं बाउंड्री रखूँगा तो वो चले जाएंगे, ऑब्जर्व. डोंट रिएक्ट, डोंट रिस्पॉन्ड, जस्ट ऑब्जर्व whenever you get these fears or urges. because जब इमोशन और एक्शन के बीच थोड़ा सा स्पेस क्रिएट होता है तो चॉइस एंड डिसीजन पॉसिबल होता है. इट बिकम्स ईजियर टू डिसाइड एंड मेक चॉइसेस. और शायद रिलेशनशिप हीलिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट ये भी है कि मैं सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी रिस्पॉन्स को कॉन्शियसली चूज़ कर सकता हूँ. So we cannot control how the other person is going to behave. We can definitely control how do we respond in the situation. So understand, see the pattern clearly, communicate, express your truth, observe, watch their consistent behavior, and then choose what is right for you. These are the 4 basic summarization steps in a relationship. इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है. उनके पास्ट को समझना भी यूज़फुल है, उनके फियर्स को समझना भी यूज़फुल है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग का मतलब सेल्फ अबेंडनमेंट नहीं है. एम्पैथी का मतलब अपनी नीड्स को ख़त्म करना नहीं है. पेशेंस का मतलब इनडेफिनेटली वेट करना नहीं है. और प्यार का मतलब किसी पर्सन को फिक्स करना नहीं है. आप किसी के घाव को समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी ये डिसाइड कर सकते हैं कि उनका करंट बिहेवियर आपके लिए हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहा. एंड यू कैन हैव कंपैशन फॉर समवन्स लिमिटेशंस विदाउट मेकिंग दोज लिमिटेशंस पार्ट ऑफ योर लाइफ. और शायद ये महाकाल विजडम है. किसी को बदलने की कोशिश करने से पहले ये देखो क्या वो खुद बदलने के लिए रेडी हैं, और अगर नहीं तो फिर क्वेश्चन ये नहीं है कि मैं और क्या कर सकता हूँ. क्वेश्चन है
कि मैं अपने लिए क्या चूज़ करूँगा. So if they are not ready to heal, if they are not ready to change themselves, if they are not ready to work on their unhealthy habits and patterns, then comes your work is to decide whether you want to stay in that relationship, whether you want to choose that relationship or the person or not. Despite the fact that they love you, they care for you, they may have good intentions for you, they may just be operating from their patterns, they may just be not willing to work on themselves. So at this point, you have to decide whether you want to continue or move out. 4 questions to ask yourself while making the decision. Do I feel emotionally seen and valued? Is there space to communicate my needs? Do they show consistent effort or just promises? Am I in the relationship for the potential or their present reality? तो आज अपने आप से 4 क्वेश्चन पूछिए. क्या मैं इस रिलेशनशिप में इमोशनली सीन फील करता हूँ? क्या मेरी नीड्स को रिस्पेक्टफुली कम्युनिकेट करने की स्पेस दी गई है? क्या सामने वाला सिर्फ प्रॉमिसेस करता है या एक्चुअल एफर्ट भी करता? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या मैं उनके पोटेंशियल के साथ रिलेशनशिप में हूँ या उनकी प्रेजेंट रियलिटी के साथ? बिकॉज प्यार को सिर्फ इंटेंसिटी से मेजर नहीं किया जा सकता. इमोशनल अवेलेबिलिटी ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी ज़रूरी है, रिपेयर ज़रूरी है, म्यूचुअल एफर्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. और अपनी इमोशनल नीड्स को टू मच कहकर ऑटोमेटिकली रिजेक्ट करना भी गलत है. आपको किसी और की इमोशनल वॉल्स तोड़ने की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. आपका काम किसी को फोर्स करना भी नहीं है. आपका काम है सी क्लियरली, कम्युनिकेट ऑनेस्टली, सेट बाउंड्रीज एंड चूज़ कॉन्शियसली. पास्ट को समझना ज़रूरी है, लेकिन प्रेजेंट में चॉइस करना भी ज़रूरी है. और कभी कभी हीलिंग का मतलब किसी और को इमोशनली अवेलेबल बनाना नहीं होता. हीलिंग का मतलब होता है खुद को इतना क्लियरली देखना कि आप अपनी नीड्स के अगेंस्ट बार बार कॉम्प्रोमाइज़ करना बंद कर दें. सो दैट वॉज आवर टॉपिक फॉर टुडे. आई विल सी इन द नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. जय महाकाल, हर हर महादेव. थैंक यू सो मच.